और उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां पहली बार उत्तराखंडी गीत का विमोचन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान उत्तराखंडी गीत का विमोचन करेंगे। श्रमिकों के लिए सीएससी सुविधा और डीबीटी अनुदान, जहां पर पंजीकृत श्रमिकों को अब नई सुविधा भी इस दौरान मिलनी है। तो बड़ी खबर, जहां पहली बार उत्तराखंडी गीत का विमोचन, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस उत्तराखंडी गीत का विमोचन करेंगे, जहां पर श्रमिकों के लिए सीएससी सुविधा और डीबीटी अनुदान के साथ ही पंजीकृत श्रमिकों को नई सुविधा का लाभ भी मिलेगा। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति देखने को मिल सकती है। अब बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भवन में अपने परिवार के साथ मुलाकात की है। इस दौरान वीर बाल दिवस के महत्व पर बातचीत की गई, जहां दोनों ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के साहस और बलिदान को याद किया। मुलाकात के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री को सिख इतिहास और परंपरा से जुड़ी कुछ पुस्तकें भेंट की हैं। अगली खबर, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो चुकी है। कांग्रेस इस मामले पर सरकार पर लगातार दबाव बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी में बड़ी रैली निकालने की बात कही। गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार को 10 दिन का समय दिया गया, अगर इस दौरान जांच या फिर सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए तो 6 जनवरी की तारीख होगी, जिसके बाद पौड़ी में रैली और आंदोलन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर आरोप लगाया है कि वो इस मामले पर जाति से जोड़ रहे हैं। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस राज्य सरकार को घेर रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो उसका दायरा पहले भी बढ़ाया गया था और जैसे जो भी आरोपी इस दौरान था उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जो अभी हाल फिलहाल में नया वीडियो यहाँ पर उर्मिला सनावर की तरफ से जारी किया गया, उस पर भी कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन है। आपको बता दें, सिग्नेचर बिल्डिंग में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद शिरकत करेंगे और वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी, जहां राज्य स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का इस सम्मेलन की शुरुआत अब से कुछ ही समय बाद होगी, जहां सुरक्षा, सुशासन और सख्त कार्रवाई पर मंथन का सिलसिला भी यहां पर देखने को मिलेगा और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको संबोधित भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सिग्नेचर बिल्डिंग में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन, अब से कुछ ही समय बाद योगी आदित्यनाथ उपस्थित होंगे। राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ये सम्मेलन हो रहा है, जो कि बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। तैयारियों को लेकर तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर किसी भी तरह की कोई चूक लापरवाही न रहे, इसका विशेष ध्यान पहले से ही दिया जा रहा था। धरातल पर वो तस्वीरें भी देखने को मिली, जहां पर राज्य स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ये सम्मेलन है। साथ ही सुरक्षा, सुशासन और सख्त कार्रवाई को लेकर फोकस किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इस दौरान तमाम पुलिस के अधिकारियों को संबोधित किया जाना है। और एक बार फिर से बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की, जहां उत्तराखंड सरकार का कहना है कि उसके जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान से अब तक 64,960 लोगों को लाभ मिल चुका है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि गांव वाले ये पूछ रहे हैं कि सरकार पहले कहां थी और उनके लिए आखिर अब तक किया क्या है। उन्होंने इसे सिर्फ प्रचार वाला अभियान बताया, असली काम बहुत कम हुआ। गाँव वाले पूछ रहे आज तक कहाँ थे, क्या किया। जब हिसाब किताब पूछ रहे हैं तो दाएं बाएं देख रहे हैं, जा कितने रहे। हकीकत ये है प्रचार ज्यादा है, शोर ज्यादा है, कुछ है नहीं। ये एक ढकोसला है। हाँ, ये सरकार बचाओ, ये द्वार द्वार नहीं है, ये सरकार बचाओ अभियान है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है। विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठा रहा है और प्रदर्शन कर रहा है। अब बीजेपी के अंदर से भी अलग अलग आवाजें आ रही हैं। दरअसल हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मंत्री विजय बर्थवाल ने राज्य सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि सही और निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई सबके सामने आएगी। कांग्रेस ने इसका फायदा उठाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता
प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन इस मामले से उसका असली चेहरा सामने आ चुका है। उन्होंने साथ ही ये भी पूछा है कि जब बीजेपी के सांसद और नेता खुद जांच की मांग कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्यों चुप हैं? किसी भी तथ्य को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। जांच बिठानी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब उनकी पूर्व मंत्री भी जो कह रही हैं बर्तवाल जी, तो बिल्कुल मुझे लगता है धामी जी क्यों जो है खामोश हैं इस मुद्दे पे। ऐसा तो नहीं कि धामी जी को भी कहीं डर है कि महेंद्र भट्ट जी की असलियत खुली, दुष्यंत की असलियत खुली, तो ऐसा ना हो कि आज या कल कोई लाइव ऐसा हो जाए जिसमें धामी जी की भी कोई असलियत खुल जाए। तो मुझे लगता है अपनी कुर्सी इस वक्त मत बचाइए। इस वक्त आप बिल्कुल संदेश दीजिए जनता को कि आप महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हैं, प्रदेश की बहू बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए खड़े हैं। सीबीआई जांच करवाइए, सुप्रीम कोर्ट के चाहे सिटिंग जज हो चाहे सेवानिवृत्त जज हो, उनकी अध्यक्षता में, और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी करिए। और अगर कोई दोषी है जैसा कि वो महिला कह रही है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। एसआईटी की उसमें जांच हुई है और सरकार भी उसको गंभीरता से ले रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस मामले में गंभीर हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से अन्य जांच भी कराई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए एक समय की आवश्यकता है और फिलहाल क्योंकि अदालत में मामला चल रहा है, उनको सजा भी हो चुकी है अपराधियों को। देखिए, अदालत का फैसला आने दीजिए, उसमें फिर कुछ न कुछ सरकार अपने स्तर से कुछ करेगी। वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए ऑपरेशन कालनी भी शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 3 जिलों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। सरकार ने बताया है कि अब तक 4802 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। इस दौरान 724 मामले दर्ज किए गए, 511 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही हरिद्वार में 3091 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 305 लोगों की गिरफ्तारी और 715 मुकदमे दर्ज किए गए। देहरादून के दूरदराज गांव में सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान लगातार जारी है। इसके तहत बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें ग्रामीण सीधे सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी ले पा रहे हैं। इससे लोगों को बहुत मदद मिल रही है। पहाड़ी और कच्ची सड़कों वाले इलाकों में सरकारी दफ्तर तक जाना हमेशा मुश्किल रहा है। ऐसे में जब अधिकारी सीधे गाँव में आकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। अभी तक हमारे 5 कैंप्स सभी ब्लॉकों में 4 ब्लॉकों में लग चुके हैं अभी, और आगामी हम नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी लगाने वाले हैं और पूरे ये फरवरी तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगभग 40 कैंप्स समस्त न्याय पंचायतों में हम इसमें लगाएंगे। अभी तक इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। जो हमारा फर्स्ट कैंप कौंसी में हुआ था तो उसमें मोर देन 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था और शिकायतें भी अपनी दर्ज कराई थी, जिसका हम जितना हो सके मौके पर निस्तारण करा रहे हैं, क्योंकि सभी विभाग वाले वहाँ पे मौजूद हैं और उनका फॉलोअप करके जो मांग है, उनके जो लॉन्ग टर्म शिकायतें हैं, उनका भी हम फॉलोअप करके निस्तारण करा रहे हैं। अब बात करेंगे गदरपुर की, जहां सरकारी जमीन पर बनी एक मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया है। आपको बता दें कि मजार अवैध थी और नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाई गई। एडीएम पंकज उपाध्याय ने बताया कि कार्रवाई नोटिस के बाद की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं चलेगा। इस अभियान के तहत अब तक 570 ऐसी मजारें हटाई जा चुकी हैं। साथ ही देहरादून में नगर निगम के कर्मचारी अब 2 दिन से हड़ताल पर थे, लेकिन कर्मचारी और पार्षदों के बीच में बातचीत अब सफल रही है और उन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। कर्मचारी सोमवार से एक बार फिर से काम पर लौट जाएंगे, जहां हड़ताल की वजह नगर निगम में विकास कार्यों के टेंडर को लेकर पार्षद और नगर आयुक्त के बीच में विवाद था। विवाद कुछ नहीं था, कई बार हो जाता है। अधिकारी भी बाहर मीटिंग से आते हैं, बाहर से काफ़ी टेंशन में दबाव में काम करते हैं, राजधानी है, और पार्षद भी कई बार फ़ोन करते हैं, नहीं उठा पाते हैं। तो वो छोटा सा मामला था, वो किसी तरह से किसी ने उसको ज़्यादा तूल दे दिया और हमारे कर्मचारी भाई भी आहत महसूस कर रहे थे। हमने खेद प्रकट किया और अगर कोई गलती हमारे किसी बच्चे से हुई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ये सब हमारे भाई हैं,
हमें इनसे माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। सहमति है, सारा परिवार अपना ही है। पार्षद भी हमारे अपने हैं, कर्मचारी भी अपने हैं, अधिकारी भी अपने हैं। छोटा मोटा जो घटना घटी थी, आप लोग आए हुए हैं, खेद प्रकट कर दिए गए हैं, तो हमारा तरफ से भी, अधिकारी की तरफ से ये है। अधिकारी तो कल से कह रहे हैं कि आप जरा कामकाज ठप हो रहा है, खुलवा दीजिए ऑफिस। हमने कहा ठीक है, कोई परिवार का उनके आ जाए, चाहे कोई प्रतिनिधि आ जाए, हमारी उनकी बातचीत हो जाती है, ताकि संगठन का भी एक सम्मान होता है, कर्मचारियों का भी सम्मान होता है, अधिकारियों का भी सम्मान होता है। हम जो भी निर्णय लेंगे सम्मानजनक निर्णय लेंगे। इसके बाद जो है कि हम इसका पटाक्षेप कर लेंगे, और इसके बाद जो है कि मैं पूरे तीनों संगठनों की सहमति से सोमवार से ऑफिस खुल जाएगा। ऋषिकेश में हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की एम्स में मौत हो गई है, जहां विनय त्यागी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हरिद्वार फायरिंग में घायल हिस्ट्री शीटर की मौत हुई है। बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ बदमाशों की तरफ से मौके पर पहुंचकर विनय त्यागी पर हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी। और जब फायरिंग की गई थी, न सिर्फ विनय त्यागी पर गोली लगी थी, बल्कि 2 पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले पर घायल बताए जा रहे थे, जिनको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि जहां एम्स में इलाज विनय त्यागी का चल रहा था, जो हिस्ट्री शीटर था, अब उनकी मौत हो चुकी है। तो ऋषिकेश में हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी का निधन हो चुका है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 2 पुलिसकर्मी भी अभी फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। अब ऋषिकेश में हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी के निधन के बाद पुलिस महकमे में भी थोड़ी हलचल की स्थिति देखने को मिली है। हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की एम्स में मौत हो गई है, क्योंकि एम्स अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। विनय त्यागी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर, जहां पर अब बदमाशों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, मौके से ही उनको धर दबोचा था। अब बदमाशों से पूछताछ का सिलसिला, और कोशिश यही की जाएगी कि जो सजा है वो सख्त उनको दिलाई जा सके। तो बड़ी खबर, जहां हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी का निधन हो गया है, एम्स अस्पताल में उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, अंतिम सांस ली है। और ऐसे में 2 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल बताए जा रहे थे, जिनका भी इलाज अभी अस्पताल में जारी है। उनको लेकर क्या कुछ स्थिति है, अभी इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आई है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, पूरे मामले पर क्या अपडेट है? देखिए, विनय त्यागी जो है उनको लक्सर कोर्ट में ले जाया जा रहा था, धोखाधड़ी का एक मामला था। उसी समय जब पुलिस के साथ उनको ले जाया गया, तो 2 बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, और इसमें पुलिस वाले जो है 2 वो भी घायल हुए, और इसके साथ साथ विनय त्यागी को भी गोली लगी, सीने में, गले में उनकी गोली लगी। जिसके बाद ऋषिकेश में 2 दिन से उनका उपचार चल रहा था, लेकिन आज तीसरे दिन उनको अस्पताल की तरफ से मृत घोषित कर दिया गया है। और जिस तरीके से ये बड़ी वारदात हुई, क्योंकि पुलिस की गाड़ी में एक बदमाश को ले जाया जा रहा है कोर्ट में पेशी के लिए, और अचानक से 2 लोग बाइक में सवार होकर आते हैं और अचानक से पुलिस की गाड़ी पर गोली चला देते हैं। हालांकि उनकी जो सीसीटीवी जो वहां पर थी, या लोगों ने जो वीडियोस बनाई थी, उनको खंगालकर उन लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, उन पर एक्शन भी हुआ। और इस तरीके की कोई पहला मामला नहीं है। ये किस साजिश के तहत हुआ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कई तरीके के आरोप जो है इस पर अभी फिलहाल लग रहे हैं। उनके जो परिवारजन थे विनय त्यागी के, वो लगातार 2 दिनों से इसको लेकर आरोप जो है वो लगा रहे थे। ऐसे में क्योंकि 2 दिन से उपचार चल रहा था, और आज सुबह ही जो अस्पताल है उसने उनको मृत घोषित कर दिया है। इस पर फिलहाल अभी और जांच चल रही है। पुलिस विभाग जो है वो लगातार इसको लेकर जांच कर रहा है, क्योंकि एक तरफ वहां से ये पहले से प्लान्ड नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही वो पुलिस की गाड़ी वहां से निकलती है, तो 2 बदमाश आते हैं, अचानक फायरिंग करते हैं और अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो बड़ी साजिश की गई, इस पूरे मामले में अब जो है विनय त्यागी को अस्पताल की तरफ से मृत घोषित कर दिया। देखिए, विनय त्यागी के साथ साथ 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, क्या उनको लेकर भी कोई अभी तक जानकारी सामने आ पाई है कि उनकी क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है मौके पर? देखिए, क्योंकि इसमें 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो भी घायल हुए थे, उनका भी अस्पताल में अभी उपचार चल रहा है। ऐसे में कोशिश ये की गई कि जल्द से जल्द उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। 2 दिन से क्योंकि विनय त्यागी भी लगातार अस्पताल में भर्ती थे, उनका उपचार चल रहा था, कि हालांकि आज उनको मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन पुलिसकर्मियों का भी फिलहाल उपचार जारी है। और इस पूरे मामले में जांच चल रही है। जिस तरीके से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई और पुलिस की गाड़ी में ये पूरी जो वारदात हुई है, इस पर लगातार जांच चल रही है, और कुछ और लोग जो है ये पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे काशीपुर की, जहां पर हिंदू वाहिनी संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर विरोध दर्ज कराया और कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान आपको बता दें, कैंडल मार्च नगर पालिका गेट से महाराणा प्रताप चौराहे तक हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर नारे भी लगाए और बांग्लादेश में मारे गए एक हिंदू युवक को श्रद्धांजलि भी दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई उचित कदम उठाना चाहिए।
जो बांग्लादेश में टीपू दास की जो हत्या हुई है 17 दिसंबर 2025, उसका आज रोज व्याप्त हमने किया है। पूरे भारत में उसका जो है रोज व्याप्त है। और मैं सरकार से हमारा ये जो है अपील है कि वहाँ की सरकार से, जो हमारी भारत की सरकार है, वहाँ अपना जो है हस्तक्षेप करे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े बड़े फैसले किए हैं। अब आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना पूरी तरह से इंश्योरेंस सिस्टम में चलेगी, जिससे अब अस्पतालों को समय पर भुगतान किया जाएगा। साथ ही गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में होगी, जहां 5 लाख तक के क्लेम इंश्योरेंस से और उससे अधिक ट्रस्ट मोड से। प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की आयु सीमा 50 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। दुर्गम इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 277 कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने पर विचार किया जा रहा है। माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा ये निर्णित हुआ कि आयुष्मान और अटल आयुष्मान के तहत 100% इंश्योरेंस मोड में अभी कार्य किया जाएगा और गोल्डन कार्ड में हाइब्रिड मॉडल के तहत काम किया जाएगा, जहाँ पे 5 लाख से नीचे के जो क्लेम्स हैं वो इंश्योरेंस मॉडल के माध्यम से होगा और 5 लाख से ऊपर जो क्लेम्स हैं वो ट्रस्ट मोड के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड चिकित्सा सेवा नियमावली अमेंडमेंट रूल्स भी प्रख्यापित करने की अनुमति माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है और इसमें जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का जो उम्र था, जो पहले 650 था, उसको बढ़ा के 62 कर दिया गया है और इसमें स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए भी पद जो है सृजित करने की अनुमति दी है और जो एनएमसी नॉर्म्स 2023 हैं, जो नए एनएमसी नॉर्म्स हैं, उसके अनुसार पदों का सृजन की अनुमति दी गई है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां पर यूपी पुलिस को सर्वोत्तम बनाने में जुटी है योगी सरकार। बड़ी खबर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्मेलन हो रहा है। पहले सत्र में बीट पुलिसिंग का प्रेजेंटेशन, तो वहीं दूसरे सत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर चर्चा होनी है। साथ ही बाल एवं मानव तस्करी पर भी फोकस, जहां तीसरा जो सेशन होगा, यानी कि तीसरा जो सत्र होगा, उसमें पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट एंड अपग्रेडेशन पर चर्चा होगी। साथ ही चौथे सेशन में साइबर क्राइम रोकने पर फोकस किया जाएगा और 5वें सत्र में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर चर्चा होनी है। तो वेलफेयर, पुलिस बिहेवियर, ट्रेनिंग पर भी चर्चा होगी। छठे सत्र में अभियोजन और जेल से जुड़े हुए मुद्दों पर भी बात होगी। 7वें सत्र का हम जिक्र करें तो CCTNS 2 न्याय संहिता और फॉरेंसिक 28 दिसंबर को 4 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। 8वें सत्र में आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस और होमगार्ड पर फोकस होगा। 9वें सेशन में लार्ज क्राउड मैनेजमेंट पर कैसे कंट्रोल पाया जा सके, उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही जो 10वां सेशन होगा उसमें इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, NGO और नेपाल बॉर्डर पर फोकस किया जाएगा। 11वें सत्र में एंटी टेरर, नारकोटिक्स, पशु चोरी और अन्य संगठित अपराधों पर चर्चा होनी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बारी बारी से सभी का प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसको देखने के बाद अंत में विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे। सम्मेलन में सभी ADG, पुलिस कमिश्नर, IG और अन्य चुनिंदा अधिकारी शामिल होंगे। लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सम्मेलन की शुरुआत हो जाएगी अब से कुछ ही देर बाद। वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जहां पे धीरे धीरे एक एक सेशन की यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत होनी है। इस सम्मेलन में आपको बता दें कि कमिश्नर, IG और अन्य जो चुनिंदा अधिकारी हैं वो इस दौरान शिरकत करेंगे। साथ ही कानून व्यवस्था के साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार पर फोकस किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को सर्वोत्तम बनाने में योगी सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन 2025 की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से बात करेंगे अब उत्तराखंड की खबरों का, जहां पर देहरादून में जाम की समस्या को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने संडे बाजार का ठिकाना पूरी तरह से बदल दिया है। अब ये बाजार ISBT के पास मेट्रो रेल की जमीन पर लगेगा। पहले ये लेंसडाउन चौक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगा करता था, जहां जिला अधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि ये कदम जनता और शहर के यातायात को ध्यान में रखकर लिया गया है। बाजार की वजह से लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी हुआ करती थी। व्यापारी लोग हैं या फैमिलीज़ हैं जो अपना इनकम अर्न करते हैं
बाय सेलिंग देयर गुड्स प्रोड्यूस या जो उन्होंने एग्रीगेट किया है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और साथ ही कोई ट्रैफिक जाम कंजेशन हमारी जो निगम के लिए एक वहाँ पर बाद में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि शहर के बीच में ही था पहले हमारा संडे मार्केट। और जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, एम्बुलेंसेस, पशु एम्बुलेंस या हमारी फायर सर्विसेज या कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मूवमेंट हैं, हमारे बुज़ुर्ग बच्चे बहुत सारे उसमें पैदल यात्री भी होते हैं या टू व्हीलर्स में होते हैं, उन सबको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो हो रही थी।